नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। आज के दिन सबसे पहले बात हम करेंगे सीरिया के, जहां पर किस तरह से 11 दिनों के विद्रोह के बाद वहां पर तख्ता पलट हो गया। विद्रोही इस समय कब्जा कर चुके हैं। वहीं सीरिया की राजधानी दमिश्क की बात करें तो वहां पर जगह जगह जश्न का माहौल है और असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। यही नहीं, रूस ने उन्हें अपने यहां पर पनाह दे दी है और विद्रोहियों को प्रस्ताव दिया कि हां, अब आप सरकार बनाइए। रिपोर्ट आप देखिए। सड़कों पर विद्रोही, सरकारी इमारतों पर धावा, 5 शहरों पर कब्जा और पूरा देश हिंसा की चपेट में। ये वो सीरिया है जहां शनिवार तक बशर अल असद का शासन था। वो सत्ता में बैठे थे और देश पर राज कर रहे थे, मगर गृह युद्ध की आग में जलते सीरिया में अब तख्ता पलट हो चुका है। विद्रोहियों ने ऐसा कहर ढाया कि एक देश में फिर सत्ता बदल चुकी है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबरों के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी और अब आखिरकार इस जंग में विद्रोही गुटों की जीत हुई, क्योंकि राष्ट्रपति बशर अल असद लापता हो गए। विद्रोहियों के कब्जे के बाद से फरार हैं। प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों के आगे सरेंडर किया। राजधानी समेत 5 शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा, सरकारी इमारतों, फाइटर जेट पर भी कब्जा। यानी वही हो रहा है जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था। उससे पहले ऐसे हालात दुनिया ने श्रीलंका में भी देखे थे। तीनों देशों के हालात अलग थे, मगर अंजाम एक जैसा। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे, जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सीरिया में जिस तरह का माहौल है, वहाँ हालात बेकाबू हैं। दमिश्क, अलेप्पो, हमा और होम्स शहर इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक करीब 4 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। लोगों के सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर में भी विद्रोही लड़ाके घुस गए हैं। सीरिया की सड़कों पर जमकर नारेबाजी हो रही है। चारों तरफ हथियारबंद लड़ाके घूम रहे हैं। इस बार काफी हद तक ओपनली जो विद्रोही थे, जो डेमोक्रेटिक विद्रोही थे, उनके साथ खड़ा था यूएसए ओपनली। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां यूएस के भी जहाज जाकर सीरिया में अटैक कर रहे थे। साथ ही साथ जिस तरह की सपोर्ट ऑन ग्राउंड जो डीप स्टेट के तौर पर दी जाती है, उसने कोशिश करी और वीक कर दिया असद सरकार को इंटरनली, उसके अपने लोगों द्वारा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, यूएसए की इन्वॉल्वमेंट के बिना मुझे नहीं लगता कि सीरिया की गवर्नमेंट ऐसे गिर जाती और उनके प्रेसिडेंट को जाना पड़ता। सोचिए, चंद घंटों के अंदर जैसे एक देश पूरी तरह बदल गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ का झंडा जो पहले कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें ऊपर लाल रंग था, बीच में सफेद में 2 स्टार और नीचे काला रंग, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, जिसमें लाल रंग की जगह हरा रंग आ गया है और 2 नहीं 3 स्टार बीच में लगे हैं। जाहिर है सत्ता पूरी तरह बदल गई है। 50 साल का असद परिवार की सियासी विरासत भी खत्म हो गई है। सीरिया के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारतीय नागरिकों से तत्काल सीरिया छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही भारतीयों को सीरिया जाने से भी मना कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। अमेरिका ने इस बवाल पर नजर बनाए रखने का दावा किया है, तो नए राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पीछा छुड़ा लिया है। उन्होंने कहा कि सीरिया हमारा दोस्त नहीं है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। उधर ईरान ने भी असद का साथ छोड़कर अपने लड़ाकों को, लोगों को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर गृह युद्ध की आग में जला सीरिया अब तख्ता पलट के साथ अशांत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का कत्लेआम, हिंदू मंदिर पर लगातार हमले, ये खबर पूरे विश्व भर में जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो लगातार देखिए इसकी निंदा भी कर रहे हैं।
लेकिन भारत में इस समय जगह जगह पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है और केंद्र भी लगातार बांग्लादेश को लेकर इस समय सख्त है। लेकिन विपक्ष के नेता इस समय मुंह बंद किए बैठे हैं और जमकर इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में यलगार। हिंदुओं पर हमले बार बार, कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर यूनिस सरकार। सुन ले यूनिस सरकार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अब भारत में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को रोकने की मांग कर रहे हैं। शहर शहर से पुतले फूंकने और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आम, क्या खास, जो भी बांग्लादेश में हो रहे जुल्म की तस्वीर देख रहा है, उसका खून खौल रहा है। यही हालात वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दे चुके हैं। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार एकजुट होने की बात कर रहे हैं। और अब जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े तो मुंबई में बीजेपी नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ 10 दिसंबर को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। पूरे राज्यों में बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए हम सब आवाज, हिंदू बन के आवाज उठाने के लिए हम रास्ते पे उतरने वाले हैं। 10 दिसंबर को हर एक कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पे हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों को, बहनों को संदेश देंगे कि वो अकेले नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन केंद्र में आग लगा दिए जाने की घटना की कड़ी निंदा करता हूँ, जिसमें श्री श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों और मंदिर की पवित्र वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। ये पूजा स्थल पर घृणा का अक्षम्य कृत्य है। दोषियों को न्याय की कटघरे में लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी संतों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और तत्काल इन हमलों को रोकने की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सड़कों पर उतरी तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हम लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है तो उसका हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू स्टॉप द वायलेंट इंसिडेंट्स ऑफ बांग्लादेश। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने यूनुस खान से पीस प्राइज वापस लेने की मांग रख डाली। कहा कि हिंदू आस्था का अपमान और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है कि चाहे भाजपा के अलावा और कोई भी पार्टी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, और अगर बोलती भी है तो इसलिए क्योंकि सिर्फ प्रेशर उन पर है कि आपको बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बर्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, पूरी कम्युनिटी के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत जब तक सहन करता है तब तक सहन करता है। बांग्लादेश जो प्रगति की राह पर चल रहा था, अब वो जिहाद की राह पर ले जाने वाले लोग हैं, उनको ये स्पष्ट संकेत भी मिल जाना चाहिए कि जितने बांग्लादेश के अंदर भारतीय जो हिंदू बच्चे हैं, जितने बांग्लादेश के अंदर हिंदू बच्चे हैं, उससे कई गुने बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बसे हैं। मत उकसाओ भाई, ये ठीक नहीं है। साफ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों और कट्टरपंथियों का डीएनए एक बताया
तो अखिलेश यादव की पेट में दर्द होना तो लाजमी था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए पूछ लिया। इसी पर अब बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा और इसकी व्याख्या की कि योगी का